मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011239788046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। संसद के बजट सत्र के पहले चरण का आज अंतिम दिन है। राज्यसभा में आज केंद्रीय बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि गति शक्ति योजना से देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है। बजट सत्र का दूसरा चरण 14 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। Explains for itself, and therefore, with that explanation already been given, I'm not getting into the details of it, but for the former finance minister to raise it as though there is something misleading is very disappointing, because Economic Survey draws its source of information from one particular set of data. The government looks at advance estimates which come just before the budget and uses that data, and the advance estimate, it is true, could not take or could not imagine Omicron setting in. We have taken that also and factored it into the budget, and as a result there are numbers which are slightly at variance with one another. So sources of calculation being different, obviously झारखंड में बढ़ रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर रांची के सांसद संजय सेठ ने कल लोकसभा में मामला उठाया। इस दौरान सांसद ने हजारीबाग में मॉब लिंचिंग का शिकार हुए रुपेश पांडे हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। पूरे झारखंड के अंदर दहशत का माहौल है। अभी 5-6 दिन पहले सरस्वती पूजा के विसर्जन के अवसर पर जब विसर्जन का जुलूस निकल रहा था तो एक युवक रुपेश पांडे को खींच के भीड़ ने मार दिया। अभी वो युवक अभी उसने जिंदगी देखी नहीं है, दुनिया देखी नहीं थी और उसको निर्दयता पूर्वक हत्या की गई। देश में जो बुद्धिजीवी, सो कॉल्ड बुद्धिजीवी जो बात बात में मोमबत्ती जुलूस निकालते थे, आज वो चुप बैठे हैं, क्यों नहीं मोमबत्ती जुलूस निकाल रहे। और उसी तरह सिमडेगा के अंदर संजू प्रधान को जला के मार दिया गया। सभापति महोदय, कृपया अपनी बात रखिए, अपनी बात बनाती रही। अभी खिलाड़ी में मुकेश सोनी को मार दिया गया। उसी तरह रूपा तिर्की। मेरी ये मांग है कि रुपेश पांडे को न्याय मिले और सीबीआई जांच हो ताकि झारखंड के अंदर जो मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं घट रही हैं वो रुके। राज्य मंत्रिमंडल ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट संशोधन नियमावली को मंजूरी दे दी। नई नियमावली के तहत अब जेटेट परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी का झारखंड से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा पास होना अनिवार्य होगा। नियमावली में किए गए बदलाव के अनुरूप अब प्रमाण पत्र की मान्यता आजीवन होगी। मंत्रिमंडलीय सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि कैबिनेट ने कुल 63 प्रस्ताव को मंजूरी दी। ये काउंटर इंसर्जेंसी एंड एंटी टेररिस्ट स्कूल सीएट। नवा प्रस्ताव जल संसाधन विभाग से कांची सिंचाई योजना अंतर्गत आद्राडी शाखा नहर की संरचनाओं का पुनरुद्धार एवं नहर के लाइनिंग कार्य हेतु कुल 30,48,20,000 मात्रा के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। दसवां प्रस्ताव जल संसाधन विभाग का, ये नियमावली में संशोधन से संबंधित है जो कार्मिक विभाग का 10/8/21/3848 के तहत उसके अनुरूप संशोधन जल संसाधन विभाग अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए लिपिक सह टंकक संवर्ग के कर्मियों की नियुक्ति हेतु गठित नियमावली में संशोधन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में कोरोना संक्रमितों की दैनिक औसत संख्या में लगातार कमी आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस समय उपचार करा रहे लोगों की संख्या लगभग 7 लाख है। होती जा रही है। मौजूदा लहर के पीक के आधार पर लगभग 80% मामलों में कमी आ चुकी है। घटते मामलों के बीच भी 4 राज्य ऐसे हैं जहां देश के कुल मामलों में 61% मामले सामने आ रहे हैं। केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में एक्टिव केस 50,000 से ज्यादा है, तो संक्रमण दर भी चिंता का विषय बनी हुई है। 24 जनवरी को देश में ओवरऑल ड्यूरिंग द डे पॉजिटिविटी 20.75% नोट की गई थी, जो अब 80% घटकर अब 4.44%
रह गई है। इस बीच देश के 160 जिलों में 5 से 10% पॉजिटिविटी रेट है, जबकि 141 जिलों में 10% या उससे ज्यादा पॉजिटिविटी दर है। इधर झारखंड में भी कोविड के मरीजों की संख्या में कमी देखी जा रही है। रांची में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 35 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि 49 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। इनके साथ ही रांची में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 727 रह गई है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 1,71,79,51,432 कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। दिन शाम 7 बजे तक 43 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। वहीं टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक महासागर शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रहे इस सम्मेलन में जर्मनी, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, जापान और कनाडा सहित विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष का भी संबोधन होगा। संयुक्त राष्ट्र विश्व बैंक के सहयोग से 9 से 11 फरवरी तक वन ओशन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्वस्थ और टिकाऊ समुद्री परिस्थिति का जो तंत्र है उसके संरक्षण और स्वतंत्र के लिए और समर्थन के लिए ठोस कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है। राज्य में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा पूर्व निर्धारित केंद्र पर ही ली जाएगी। परीक्षा को लेकर झारखंड अधिविद्य परिषद ने परीक्षा केंद्र निर्धारण के लिए कहा था। ऐसे में इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब दोनों ही परीक्षा गृह केंद्र पर नहीं होगी। जैक अध्यक्ष अनिल कुमार महतो और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के बीच कल हुई बैठक में इस पर सहमति बनी। इस दौरान परीक्षार्थियों को होने वाली परेशानियों पर भी विचार किया गया। दोनों परीक्षा मार्च के अंतिम सप्ताह से शुरू होगी। राज्यपाल रमेश बैस से कल झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी ने राजभवन जाकर मुलाकात की। इस दौरान जेपीएससी अध्यक्ष ने राज्यपाल को विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और अधिकारियों की नियुक्ति तथा शिक्षकों की प्रोन्नति से जुड़ी प्रक्रिया की जानकारी दी। इस बीच राज्य के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के नियमित 552 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया भी जेपीएससी ने शुरू कर दी है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज सवेरे कोहरा छा गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार आगामी 15 फरवरी तक आमतौर पर मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि 16 फरवरी को राज्य के कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज पंडित दीनदयाल की पुण्यतिथि समर्पण दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इस मौके पर रांची स्थित पार्टी मुख्यालय में उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया। मौके पर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लोगों को पंडित दीनदयाल की जीवनी से प्रेरणा लेनी चाहिए। समर्पण दिवस के रूप में हम सब मनाते हैं और समर्पण से ही सारी कुछ समझ में आ जाता है कि एक तो जैसे महामंत्री जी ने कहा कि अपनी श्रद्धा से हम पार्टी के लिए सब कुछ जितना कुछ भी हम समर्पित कर सके हमें समर्पण करना है। लेकिन उससे बड़ी समर्पण तो हमें समाज के लिए, देश के लिए हमें अपने आप को समर्पित करना चाहिए। वो सबसे बड़ा समर्पण होता है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। मछली पालन को बढ़ावा। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनय मित्तल ने चक्रधरपुर प्रखंड के गोपीनाथ पंचायत अंतर्गत लोजो राखुर्द गांव पहुंचकर मत्स्य किसानों द्वारा मछली पालन के पूरे चक्र का अवलोकन किया।
उपायुक्त ने मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्देश दिया। आने वाले समय में उसमें और भी आधुनिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके उसको बड़ा बनाने का। जमशेदपुर पुलिस ने बोड़ाम थाना क्षेत्र के 2 अलग-अलग मामलों का खुलासा करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एम तमिलवानन ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से 44,000 नगद, कांड में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और चाकू समेत कई सामान बरामद किए गए। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त सूरज कुमार की अध्यक्षता में भारत सरकार के कृष्णकक उत्पादक संगठन अर्थात FPO परियोजना को लेकर जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक हुई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने FPO के सदस्यों की संख्या 300 और अंश पूंजी की राशि 3 लाख सुनिश्चित करने को कहा। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने लंबित दाखिल खारिज की अद्यतन स्थिति, भू अर्जन, प्रमाण पत्रों से संबंधित लंबित मामलों, भूमि सीमांकन आदि की विस्तार से समीक्षा की। इस दौरान उपायुक्त ने अंचलवार म्यूटेशन और सीमांकन की समीक्षा की। मौके पर रिजेक्शन परसेंटेज ज्यादा होने के कारण उपायुक्त ने कई CO के वेतन स्थगित करने और सो कॉज करने का निर्देश दिया। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने नेवरी, मेसरा, तुरुप, गड़के, हेसल और बेड़वारी गांव पहुंचकर रिंग रोड निर्माण कार्य का जायजा लिया। स्थल पर निर्माण कार्य में लगे पदाधिकारियों से उपायुक्त ने बात की और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बिहार में नेतरहाट में प्रस्तावित चिंतन शिविर को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और अन्य पदाधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक बंधु तिर्की, पूर्व विधायक सुखदेव भगत समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। हजारीबाग जिला समाज कल्याण पदाधिकारी की अध्यक्षता में बाल संरक्षण से संबंधित विभिन्न विषयों पर समन्वय के लिए बाल संरक्षण से जुड़े संस्थाओं के सदस्यों के साथ बैठक हुई। बैठक में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने देख रेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत करने तथा समिति के नियमानुसार कार्य समय पर निष्पादन करने का निर्देश दिया। मेदिनीनगर के सदर अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार साह द्वारा कंबल वितरण किए जाने का सिलसिला जारी है। उन्होंने सदर प्रखंड के आदिम जनजाति बहुल सुआ गांव पहुंचकर गरीब, जरूरतमंद और वृद्धाजनों के बीच कंबल का वितरण किया। देवघर के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने समाहर नाले परिसर में DMFT PMU सेल कार्यालय का शुभारंभ किया। इस सेल में प्रतिनियुक्त अधिकारियों के माध्यम से जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं से संबंधित प्लानिंग, मॉनिटरिंग और उनके क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। रामगढ़ की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक के दौरान अधिकारियों को अवैध खनन के विरुद्ध नियमित रूप से जांच अभियान चलाने सहित अन्य विषय पर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। आजादी के सफर की आज की कड़ी में जानिए अवध साम्राज्य पर ब्रिटिश सरकार ने कैसे किया कब्जा। वर्ष 1856 में 11 फरवरी को अंग्रेजों ने अवध साम्राज्य को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। सन 1856 तक अवध को छोड़कर और सभी प्रमुख साम्राज्य ब्रिटिश कंपनी के नियंत्रण में आ चुके थे। अंग्रेज अवध को भी अपने अधिकार में लेना चाहते थे, लेकिन उस पर हमला करने का कोई कारण निकाल नहीं पाए थे। अवध के लिए गवर्नर जनरल डलहौजी ने कहा था कि अवध एक चेरी है जो एक न एक दिन हमारे मुंह में टपक जाएगी। अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह एक सक्षम शासक थे, लेकिन ब्रिटिश रेजिडेंट ने उनकी अक्षमता के बारे में कंपनी के अधिकारियों तक बढ़ा चढ़ाकर शिकायतें पहुंचाईं। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को अवध पर हावी होने का बहाना मिल गया। 7 फरवरी 1856 को गवर्नर जनरल डलहौजी ने आंतरिक व्यवस्था का हवाला देते हुए वाजिद अली शाह को हटाने का आदेश दे दिया। डलहौजी ने सभी नैतिक मानदंडों को दरकिनार कर दिया और 11 फरवरी 1856 को अवध पर कब्जा कर लिया। अवध पर कब्जे के बाद अंग्रेजों और भारतीयों के बीच तनाव और बढ़ गया। यही तनाव और विरोध अंततः 1857 की क्रांति में बदल गया। वर्ष 1933 में 11 फरवरी को महात्मा गांधी का लोकप्रिय पत्र हरिजन शुरू हुआ था। इस साप्ताहिक पत्र के प्रकाशन का उद्देश्य अस्पृश्यता के खिलाफ संघर्ष को प्रोत्साहित करना और उन लोगों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना था जिन्हें छुआछूत और भेदभाव के आधार पर अलग थलग कर दिया गया था। इसने अस्पृश्यता के शिकार लोगों की पीड़ा और यातना के प्रति जन चेतना जगाने में मदद की।
इस पत्र के अधिकांश संस्करणों के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने अस्पृश्यता के खिलाफ जागरूकता के वास्ते कविताएं लिखी। ये पत्र हिंदी और गुजराती में भी प्रकाशित हुआ और 1948 तक इसका प्रकाशन जारी रहा। आज ही के दिन हम स्वतंत्रता सेनानी और देश के पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को भी याद कर रहे हैं। उनका निधन 1977 में 11 फरवरी को हुआ था। वर्ष 1905 में दिल्ली में जन्मे फखरुद्दीन अली अहमद सेना के एक डॉक्टर के पुत्र थे जो असम के रहने वाले थे। अहमद 1925 में पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 3.5 वर्ष के कारावास की सजा दी गई। आजादी के बाद 1952 में फखरुद्दीन राज्यसभा के लिए चुने गए। इसके बाद वे असम सरकार के महाधिवक्ता बनाए गए। वे 2 बार असम विधानसभा के लिए भी चुने गए। उन्हें 2 बार लोकसभा के लिए भी चुना गया। पहली बार 1967 में और फिर 1971 में। एक कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने कृषि, सहकारिता, शिक्षा, औद्योगिक विकास और कंपनी कानून जैसे विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी संभाली। फखरुद्दीन अली अहमद 1974 में देश के 5वें राष्ट्रपति बने और 11 फरवरी 1977 को अपनी मृत्यु तक इस पद पर रहे। आकाशवाणी समाचार इस महान राष्ट्रवादी को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आगामी 14 फरवरी से 31 मार्च तक बेंगलुरु में आयोजित जूनियर भारतीय पुरुष हॉकी टीम में राष्ट्रीय कैंप के लिए झारखंड के 7 पुरुष खिलाड़ियों का चयन हुआ है। इनमें 5 सिमडेगा और 2 खिलाड़ी खूंटी के हैं। 7 खिलाड़ियों का इंडिया कैंप में चयन होने से हॉकी एसोसिएशन में हर्ष का माहौल है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी के क्षेत्र में झारखंड की महिला खिलाड़ियों के परचम लहराने के बाद राज्य के पुरुष हॉकी खिलाड़ी भी अब अपना दबदबा दिखाने वाले हैं। 14 फरवरी से बेंगलुरु में आयोजित जूनियर राष्ट्रीय कैंप के लिए राज्य के 7 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। इनमें सिमडेगा जिले के 5 खिलाड़ी असीम तिर्की, डेनिस करकेट्टा, अल्बर्ट डुंगडुंग, सचिन डुंगडुंग और प्रीतम टोप्पो हैं, जबकि खूंटी के बिरसा ओडिया और अतीश डोडराय 2 खिलाड़ी चयनित किए गए हैं। झारखंड बिहार के इतिहास में यह पहला अवसर है जब झारखंड के 7 पुरुष हॉकी खिलाड़ी एक साथ किसी राष्ट्रीय कैंप में चयनित हुए हैं। राष्ट्रीय कैंप के लिए चुने जाने के बाद से इनके हौसले आसमान पर हैं और ओलंपिक में भागीदारी के ख्वाब बुन रहे हैं। फर्स्ट में खेलना स्टार्ट किए थे, उस टाइम हम लोग उतना कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे थे खेलना। उसके बाद में हम लोग सेंटर में थे, सेंटर से खेलते हैं हम लोग। अभी यहाँ पर हम लोग का एकलव्या में हो गया था तो यहाँ पर हम लोग रहते हैं। फिर यहाँ से हम लोग विभिन्न प्रकार के मैच खेलने गए थे, जैसे सब जूनियर में 3rd प्लेस लाए थे, फिर स्कूल नेशनल में 2nd प्लेस लाए थे और हम लोग को लगता था कि हम लोग अच्छा करते जा रहे हैं, तो हम लोग को भी प्राउड फील हो रहा था कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। ग्रामीण परिवेश से आने वाले इन खिलाड़ियों को शुरुआती संघर्ष के बाद अब मुकाम मिलता दिख रहा है और ये पूरे जोश से आगे की लड़ाई के लिए तैयार दिख रहे हैं। हाँ, हम लोग वही सोच रहे हैं। बहुत दिन के बहुत मुकाम के बाद में हम लोग का सिलेक्शन हुआ है, तो हम लोग का हुआ है तो हम लोग भी आगे कुछ करके दिखाएंगे। वही उम्मीद लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कोशिश करेंगे, पूरा कोशिश हम लोग जितना आगे तक हो सके उतना तक पहुँचे। 7 खिलाड़ियों का इंडिया कैंप में चयन होने पर राज्य के खेल प्रेमियों समेत हॉकी एसोसिएशन में हर्ष का माहौल है। हॉकी झारखंड के उपाध्यक्ष सह हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी ने इन खिलाड़ियों के चयन होने पर खुशी जाहिर की है। के 2 हॉकी खिलाड़ी डेनिस करकेटा और असीम तिर्की सहित झारखंड के 3 हॉकी खिलाड़ियों का चयन भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के राष्ट्रीय कैंप के लिए हुआ है, जो झारखंड और जिला के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बालिकाओं में तो हम लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे खिलाड़ी लगातार कैंप में आ रहे हैं, लेकिन कई वर्षों के सुखा के बाद पुरुष टीम में भी हमारे 3 खिलाड़ी, जिसमें हमारे सिमडेगा के 2 खिलाड़ी हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। सिमडेगा जिला के करोमिया महतो टोली से जो असीम तिर्की हैं, उस गांव में खेल का मैदान नहीं था, हॉकी सिमडेगा ने वहां मैदान बनाया। उसके अलावा ननगढ़ा का डेनिस करकेट्टा है, वहां से जो खिलाड़ी आ रहे हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। सिमडेगा जिला में जहां
हॉकी सिमडेगा लगातार प्रयास कर रहा है कि खिलाड़ी आगे बढ़े, जिसका परिणाम अब दिख रहा है कि बालिकाओं के बाद अब बालक टीम में भी कैंप में हमारे टीम के खिलाड़ी आ रहे हैं। तीनों खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। चयन से देश की पुरुष हॉकी टीम में झारखंड की जबरदस्त भागीदारी होती दिख रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि महिलाओं की तरह ही पुरुष खिलाड़ी भी हॉकी में देश का नाम रोशन करेंगे और भारत फिर से हॉकी में विश्व खेल जगत का अग्रणी देश होगा। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। कोडरमा के कुणाल अंबस्ट के आविष्कार कंप्लीट होम ऑटोमेशन सिस्टम के जरिए शारीरिक रूप से लाचार लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं, जो सुगम भारत को संबल देने वाला है। आपको कैसा लगेगा जब आपकी आवाज से इस ठंड के मौसम में एक डिवाइस के माध्यम से आपको गर्मा गर्म कॉफी बनकर मिल जाए, अंधेरा होने पर बल्ब जल जाए और जरूरत पड़ने पर आपके आदेश मात्र से ऑफ भी हो जाए। यह सब दिवा स्वप्न हम आपको नहीं दिखा रहे हैं। यह सब संभव है कोडरमा की झुमरी तिलैया निवासी कुणाल अंबस्ट के आविष्कार कंप्लीट होम ऑटोमेशन सिस्टम से। यकीन न हो तो आप खुद देखिए। Intelligent personal assistant I am developed and designed by Kunal Ambest. Switch on or power on this coffee making machine. Right now it doesn't have anything. Okay, let me put it back. Hey Kia. कुणाल ने बताया कि साल 2017 में उनके पिता कौशलेश कुमार अंबस्ट सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे और कुछ महीने उन्हें बेड रेस्ट पर रहने की चिकित्सकों ने सलाह दी थी। पिता की मुश्किलों को देखते हुए उन्होंने यह डिवाइस बनाया जो बिना इंटरनेट के सहारे सिर्फ आवाज से संचालित किया जाता है। 2017 से पहले एक लंबे समय तक एक लंबे रिसर्च के बाद किया एआई निकल करके आई। किया एआई एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट पर्सनल असिस्टेंट है जो कि मैंने कंप्लीट होम ऑटोमेशन के लिए बनाई थी। इसका आइडिया मुझे तब आया जब मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ और वो बेड रेस्ट पे चले गए। कुणाल अंबस्ट को कंप्लीट होम ऑटोमेशन सिस्टम के आविष्कार के लिए इग्नू के उप कुलपति प्रोफेसर उमा कांजीलाल ने ऑनलाइन सम्मानित किया। इग्नू के द्वारा आयोजित इस अवार्ड के लिए 92 प्रतिभागी शामिल हुए थे, जिनमें से पूरे देश में अंतिम 5 प्रतिभागियों को उनके आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया। इग्नू के द्वारा स्टूडेंट इनोवेशन अवार्ड से बेटे के सम्मानित होने और कुणाल अंबस्ट के आविष्कार को राष्ट्रीय फलक पर मान्यता मिलने पर उनके पिता कौशलेश अंबस्ट भी गौरवान्वित हैं। आज इग्नू के द्वारा और उनकी कमेटी के द्वारा जिसको मान सम्मान दिया गया उसी ग्राउंड पर, ये बहुत खुशी है हमारे लिए। कोडरमा के कुणाल अंबस्ट के आविष्कार कंप्लीट होम ऑटोमेशन सिस्टम के जरिए शारीरिक रूप से लाचार लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं, जो सुगम भारत को संबल देने वाला है। दूरदर्शन समाचार के लिए कोडरमा से गजेंद्र की रिपोर्ट। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैच का आखिरी मुकाबला आज होगा। भारतीय टीम ने शुरुआती 2 मैच जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार 11वीं वनडे सीरीज पर कब्जा जमाने के बाद टीम इंडिया के हौसले बुलंद हैं और इन बुलंद हौसलों की ऊंची उड़ान पर उड़कर टीम सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे में भी वेस्टइंडीज को ढेर करने के लिए मचल रही है। सीरीज के पहले मुकाबले में जहां टीम ने शानदार तरीके से बल्लेबाजी कर मुकाबले को अपने नाम किया, वहीं दूसरे मैच में टीम ने अपनी धारदार गेंदबाजी से कैरिबियाई टीम को चारों खाने चित किया। टीम इंडिया ने सीरीज जीत ली है, ये तो सही है, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि अभी भी पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम टारगेट सेट करने में लड़खड़ा रही है। कुछ पॉइंट्स हैं जहां टीम को अभी भी मेहनत करनी है, मसलन ऋषभ पंत और विराट कोहली का स्कोर न करना, फिर मध्य क्रम और निचले क्रम का और मजबूती के साथ सामने आना। गेंदबाजी में टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है और खासकर जिस तरह से प्रसिद्ध कृष्णा का अंदाज दिखा, उसने टीम का मनोबल तो बढ़ा ही दिया है। वेस्टइंडीज की बात करें तो टीम के लिए सबसे पहली जरूरत खुद पर विश्वास को बनाए रखना है, लेकिन इस मोर्चे पर टीम के बल्लेबाज सबसे ज्यादा कमजोर कड़ी साबित हो रहे हैं। खासकर जिस तरह से 238 रन के मामूली से लक्ष्य का पीछा करने में भी वेस्टइंडीज के बल्लेबाज अपनी जमीन तलाशते नजर आए, उससे इतना तो तय है कि टीम की बल्लेबाजी
वनडे फॉर्मेट में अभी भी उलझनों से घिरी हुई है। टीम के बल्लेबाज बड़ी पारी खेलने में नाकाम साबित हो रहे हैं और यही इस टीम की सबसे बड़ी दिक्कत भी है। इस टीम का हाल ये है कि पूरे 50 ओवर खेलना भी टीम के बल्लेबाजों को नहीं आ रहा। ऐसे में कैरिबियाई टीम को अपनी इन दो कमियों पर हर हाल में। नई दिल्ली के राष्ट्रभवन स्थित मुगल गार्डन कल से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, जो 16 मार्च तक खुला रहेगा। राष्ट्रपति भवन परिसर का प्रसिद्ध मुगल गार्डन अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। मुगल गार्डन 12 फरवरी से आम जनता के लिए खोला जा रहा है। लोग 12 फरवरी से 16 मार्च तक मुगल गार्डन की खूबसूरती का दीदार कर सकेंगे। प्रत्येक दिन मुगल गार्डन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को राष्ट्रपति भवन के वार्षिक उद्यानोत्सव की शुरुआत की। महामारी के बीच लगातार दूसरे साल सभी एहतियात बरतते हुए मुगल गार्डन खोला जा रहा है। आगंतुकों को केवल एडवांस ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से ही मुगल गार्डन देखने की अनुमति होगी। लोग यहाँ पे आने के लिए ऑनलाइन बुकिंग के द्वारा ही आ सकते हैं। वॉक इन एंट्री इस बार नहीं है, क्योंकि हम लास्ट ईयर की पिछले साल की तरह ही कोविड प्रोटोकॉल का सम्मान कर रहे हैं और ऑनलाइन बुकिंग rb.nic.in से जाकर के की जा सकती है। सवेरे 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही खुला रहेगा। ये 7 स्लॉट में डिवाइड किया हुआ है। एक स्लॉट 1 घंटे का है, जिसमें 100 लोग आ सकते हैं। मुगल गार्डन में इस बार 11 किस्म के लगभग 10,000 ट्यूलिप के फूल मौजूद हैं। 138 तरह के गुलाब और 70 किस्म के सीजनल फूल आगंतुकों का स्वागत करेंगे। महामारी के दौरान औषधीय पौधों के लिए नागरिकों की बढ़ती रुचि को ध्यान में रखते हुए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बजट पर चर्चा का केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज राज्यसभा में दिया जवाब। कहा, गति शक्ति योजना से देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया जा रहा जोर। राज्य मंत्रिमंडल ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली को दी मंजूरी। अभ्यर्थियों के लिए अब झारखंड से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा पास होना अनिवार्य। देश भर में कोरोना संक्रमितों की दैनिक औसत संख्या में लगातार आ रही कमी। रांची में पिछले 24 घंटे में 35 नए मरीज मिले। सक्रिय संक्रमितों की संख्या घटकर हुई 727। और राज्यपाल रमेश बैस से मिले जेपीएससी अध्यक्ष अमिताभ चौधरी। विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति और प्रोन्नति से जुड़ी प्रक्रिया से कराया अवगत। गानों में वो ताकत है जो हर गम भुलाना जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कीर्ति और स्वागत है आपका हमारे गीतों भरे कार्यक्रम चित्रहार में। दोस्तों, सभी दशक के फिल्मों और गीतों का अपना खास महत्व रहा है। चाहे हम 70s की बात करें, 90s की बात करें या फिर वर्तमान में जो गाने चल रहे हैं हम उनकी बात करें। 70 के दशक में आई फिल्म प्रेम पुजारी का एक गीत। यह गीत फिल्माया गया है देवानंद पर और इसमें म्यूजिक दिया है SD वर्मन ने और इसे गाया है किशोर कुमार ने। तो आइए देखते हैं यह गीत। कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों